हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी होम साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। किस ईयर का? तो देखिए ये 2009 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला मीन्स एपिथेलियम के बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा देखिए ए, शल की। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फेफड़े जो है, फेफड़ा श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फेफड़े के वायु कोश शल की उपकला के बने होते हैं। आगे देखते हैं, शल की उपकला के ऊतकों की कोशिकाएं चौड़ी, चपटी तथा परस्पर फर्श के टाइल्स की तरह सटी रहती हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य देखिए, इनका मुख्य कार्य रक्षा करना होता है। यानी फेफड़े के वायु कोश किसके बने होते हैं? तो शल की उपकला के बने होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो देखिए, वक्ष में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। हमारा आंसर होगा 29। ठीक है, कैसे? देखिए, वक्ष में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। वक्ष की संरचना बाहर से देखने पर संदूक के समान दिखलाई पड़ती है। इसके अंदर हृदय, फेफड़े इत्यादि कोमल अंग जो है वह सुरक्षित रहते हैं। वक्ष भाग में निम्नलिखित अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी? देखिए, वक्ष में उरोस्थि, पसलियां, 1 उरोस्थि, 24 पसलियां और 4 अंशमेखला पाई जाती है। कैसे? देखिए, ये समझ लीजिए, ये उरोस्थि हो गया। इसके साथ जब पिंजड़ी के आकार का जो बना होता है, 12 इधर और 12 इस साइड, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी पसलियां हो गई और ये हो गया हमारा उरोस्थि। ठीक है, इसी के अंदर जो है हमारे हृदय और फेफड़े जो कोमल अंग होते हैं वह इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वक्ष में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। 12 जोड़े में पसलियां, 12 इधर 24। ठीक है, 1 उरोस्थि और 4 अंशमेखला। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है कौन सा? तो इसका आंसर होगा देखिए पेशी तंत्र। कैसे? जैसे कि कंकाल है, अब हमारी मांसपेशियां जितनी सुडौल और जितनी सुगठित होगी, हमारे बॉडी बाहर से देखने में उतनी ही आकर्षक और सुंदर लगेगी। इस तरीके से कंकाल तंत्र को सुडौलता कौन प्रदान करता है? तो वो है पेशी तंत्र, मांसपेशियां। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र पेशी तंत्र है। पेशी तंत्र का निर्माण मांसपेशियों द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मांसपेशियों का निर्माण पेशी कोशिकाओं से होता है। हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो देखिए, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 औंस, कितना? 40 औंस। यानी हमारा आंसर सही होगा बी, 40 औंस पित्त तैयार होता है। यकृत कुछ भूरे लाल रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। ठीक है, यकृत कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती है। देखिए, यहाँ से इसका काम भी पता चल गया कि यकृत क्या करती हैं। तो यकृत कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पित्त रस का स्रावण पित्ताशय से नहीं होता है। कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पित्त रस पित्त वाहिनियों के माध्यम से पित्ताशय में एकत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, किससे होती है? बताइए आप लोग। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी किससे उत्पन्न होती है? तो हमारा आंसर सही होगा ए, शुद्ध घी से। कैसे? चलिए भी देख लेते हैं। शुद्ध घी में सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। ठीक है, कैसे? दूध में विद्यमान, यानी जो दूध में वसा होती है, उसको जब पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में अलग किया जाता है तो उसे घी कहते हैं। ठीक है, घी किससे निकलता है? तो घी मक्खन या फिर क्रीम से तैयार किया जाता है। घी में विटामिन ए तथा डी
ध्यान दीजिएगा, घी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो विटामिन ए तथा डी की मात्रा अधिक पाई जाती है। शुद्ध वसा ही घी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो वो हमें वसा से मिलती है। लेकिन अगर पूछ ले एग्ज़ाम में, अगर पूछ ले कि सबसे जल्दी हमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो सबसे जल्दी हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोज से। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बियर में देखिए, बियर में सुरासार यानी कि अल्कोहल जिसे कहते हैं, उसकी कितनी मात्रा पाई जाती है? तो बियर में अल्कोहल की मात्रा 3%, लगभग कितनी? 3% तक पाई जाती है। अल्कोहल को सामान्य भाषा में शराब या फिर मदिरा कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है, जैसे विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोदका, बियर तथा ताड़ी। ये सब क्या है? ये सब अल्कोहल है। अनाजों व फलों में जो स्टार्च व शर्करा होती है वह किण्वन के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित की जाती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी हमें मिल गया कि अनाजों व फलों में जो स्टार्च व शर्करा होती है वह कैसे किसके द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित होती है? तो किण्वन के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो मैं आपको अच्छे से दे सकूं और आपको उसका नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो बताइए। तो आंसर हमारा सही होगा सी। शरीर में चेहरे के अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण है। ठीक है, हमारे शरीर का बाह्य आवरण क्या है? तो त्वचा है। यह शरीर की सुरक्षा का पतला व बाहरी कवच है। त्वचा का बाहरी स्तर उपचर्म या एपिडर्मिस होता है, जो एक्टोडर्म से बनता है। त्वचा का आंतरिक स्तर चर्म या डर्मिस होता है, जो मेसोडर्म से बनता है। इस तरीके से देखिए, त्वचा हमारी सबसे पतली कहाँ पाई जाती है? तो हमारे चेहरे पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि, आप लोग बताइए। यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोब्यूमिन में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो एंटीबॉडीज़, जो कि हमारी शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह पानी में अघुलनशील है। ध्यान दीजिएगा, पानी में अघुलनशील है, किंतु उदासीन नमक के घोल में घुलनशील होता है, जैसे मांसपेशियों का ग्लोब्यूलिन, आलू का टैबरीन, बादाम का एमानिडीन। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब ग्लोब्यूमिन के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए, यानी हमें सदैव हमेशा किस तरीके से सांस लेनी चाहिए? मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो इसका आंसर सही होगा बी, नाक से। क्यों? क्योंकि देखिए, हमें सदैव हमेशा जो है नाक से ही सांस लेनी चाहिए। नाक द्वारा ही हम सूंघकर किसी वस्तु की गंध का अनुभव करते हैं। नाक के अंदर एक गीला चिपचिपा पदार्थ रहता है। यह चिपचिपा पदार्थ बाहर से आने वाली धूल, मिट्टी एवं अशुद्धियों को अपने से चिपकाकर रोक लेता है। इससे श्वसन तंत्र के आंतरिक भागों तक अशुद्धियां जो है वह नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, नाक के स्थान पर मुंह से सांस लेने पर अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सारी जो धूल, मिट्टी, कण जो होते हैं वह हमारे मुंह के द्वारा वह अंदर जाकर अनेक रोग का कारण बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्तिष्क के भाग हैं कौन कौन से? बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य मस्तिष्क और इनमें से सभी। देखिए कौन कौन से मस्तिष्क के मुख्य भाग है? तो बिल्कुल सही, इनमें से सभी हमारे मस्तिष्क के भाग है। कैसे? मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं, बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित
1200 से 1500 सीसी स्थान घेरने वाला अति कोमल अंग होता है। इसका भार लगभग कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम होता है। यह खोपड़ी की हड्डियों के बीच, किसकी हड्डियों के बीच? तो खोपड़ी की हड्डियों के बीच यह सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। किसका कार्य रूप है? तो संयोजी कोशिकाओं का। ठीक है, हमारा आंसर होगा संयोजी कोशिकाओं का। कैसे? शरीर के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को संयोजक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, कैसे? शरीर के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को संयोजक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसके कारण इनमें अंतःकोशिकीय पदार्थ भी सामान्य से अधिक विद्यमान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो विज्ञान की है, कला की है, कला तथा विज्ञान दोनों की, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही होगा कला तथा विज्ञान दोनों की। ठीक है, गृह विज्ञान की प्रकृति कला तथा विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है जिसका एक पक्ष वैज्ञानिक है तथा दूसरा पक्ष क्या है? कलात्मक है। गृह विज्ञान न तो शुद्ध विज्ञान है और न ही शुद्ध कला है। गृह विज्ञान की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? तो कितनी? 12। ठीक है, वक्षास्थि या उरोस्थि के साथ मिलकर पसलियां वक्ष के पिंजर का निर्माण करती हैं। इसके अंदर हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं। वक्ष भाग में 12 जोड़ी पसलियां होती है। ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां और एक उरोस्थि होती है। ध्यान दीजिएगा, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। पसलियों के मध्य की पेशियां श्वास क्रिया में सहायता करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा। ठीक है, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि हैं। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि का 70% होती हैं। ठीक है, मांसपेशियां मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती हैं। शरीर के त्वचा और अस्थियां, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, ये हमारी हड्डियां हो गई। ठीक है, और ये सबसे बाहर हमारी त्वचा होगी। इसके अंदर क्या है? ये सारे हमारे मांसपेशियां हैं। ठीक है, मांसपेशियां अस्थियों के ऊपर आवरण की तरह परतों के रूप में पाई जाती हैं। शरीर में छोटी बड़ी कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? तो 50%। ठीक है, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितनी होती है? 50% तक होती हैं। शरीर की समस्त पेशियां पेशी ऊतकों से निर्मित होती हैं। पेशी ऊतकों का निर्माण मूल रूप से पेशी कोशिकाओं से होता है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? मूल स्थान या फिर मूलबंध भी कह सकते हैं, दूसरा है तुंद, तीसरा है कंडरा या फिर निवेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है वो क्या कहलाता है? मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पूरा पाचन तंत्र। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नाल, ये सारे पाचन तंत्र के एक एक पार्ट है। लेकिन मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो जाता है वो हमारा होता है पूरा पाचन तंत्र। ठीक है, मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नाल पाचन तंत्र के एक एक भाग है। ठीक है, अभी मैंने बताया आहार को ग्रहण करने, उसके पाचन एवं अवशोषण का कार्य करने वाले शरीर के अंगों की व्यवस्था को पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप लोग बताइए।
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जीरोप्थेल्मिया, डर्मेटोसिस नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1, देखिए बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तथा रिकेट्स रोग जो कि बच्चों में किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? हमारे शरीर में जल की कितनी प्रतिशत है, जल की कितनी मात्रा है? तो हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% जल से निर्मित होता है। ठीक है, जल एक यौगिक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जल क्या है? जल एक यौगिक है। ठीक है, जिसके घटक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जीवधारियों के शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती है। शरीर में जल की आवश्यक मात्रा घट जाने को क्या कहा जाता है? तो निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। क्या कम प्रयोग करना चाहिए? तो वसा। ठीक है, वसा क्या कम प्रयोग करना चाहिए। एक मोटे व्यक्ति को खाने में वसा का कम प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक वसा से संचित होने से मोटापा हो जाता है। त्वचा तथा आहार नाल के ऊपर वसी ऊतक के संचित होने से पेट निकल जाता है और शरीर का वजन भी है बढ़ने लगता है। आगे देखते हैं। रेटिना किस अंग का भाग है? तो रेटिना हमारी आँख का भाग है। हमारा आंसर सही होगा बी। कैसे? रेटिना आँख का भाग है। यह सबसे अंदर की तंत्रिका संवेदी परत है। यह नेत्र गोलक के पीछे 2/3 भाग में स्थित होती है। यही आँख की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो हमारे आँख की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? तो वो रेटिना है। क्योंकि देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी, आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।